Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो यूनिट 9 अभी हम कवर कर रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बाकी यूनिट 1 2 4 हम कवर कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको वो यूनिट्स पढ़ने हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज नॉइस पॉल्यूशन के साथ। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन जब भी अनवांटेड या फिर हाई इंटेंसिटी वाली नॉइस आपको सुनने को मिलती है ना, उसको नॉइस पॉल्यूशन कहा जाता है। और इसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, दोनों ही तरीके से। तो चलिए देखते हैं नॉइस क्या होता है, आवाज होती क्या है, साउंड क्या होती है, कुछ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे हमें नुकसान पहुंचाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने समझना जरूरी है कि साउंड क्या होता है। देखिए, किसी ने भी कोई आवाज की, ये साउंड आया, ठीक है। अब साउंड सुन तो सकते हो बट ये लिखेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे हम भाषा के रूप में? तो साउंड क्या है? एक वाइब्रेशन ही तो है। अ वाइब्रेशन दैट प्रोपेगेट्स एज एन ऑडिबल वेव ऑफ प्रेशर थ्रू अ मीडियम सच एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यानी कि एक ऐसा वाइब्रेशन है। साउंड क्या है? साउंड एक वाइब्रेशन है जो कि प्रोपेगेट करता है यानी ट्रेवल करता है यानी चलता है एज एन ऑडिबल वेव ऑफ प्रेशर। ये एक वाइब्रेशन है, ठीक है, जो सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है। और साउंड जो है, इसके लिए किसी ना किसी मीडियम का होना जरूरी है। या तो वो सॉलिड हो सकता है ना, या फिर लिक्विड या फिर गैस। स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो कभी आपने ऐसा किया है कि बेंच के ऊपर ऐसे सर रख के और अपने हाथ से उसको बजाना? तो आपको उसकी आवाज जो है वो आपके कानों में सुनाई देगी बहुत लाउड। लेकिन अगर वही साउंड आप सुनना चाहोगे, अपना कान उस डेस्क डेस्क से ऊपर हटा करके फिर आप वही मूवमेंट करोगे उंगलियों के, तो इतनी तेज आवाज आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो साउंड है वो सॉलिड मीडियम से भी ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कोई ना कोई मीडियम हमेशा चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए। अगर कहीं पे साउंड को ट्रेवल करना है तो मीडियम जरूरी है। जहां पे मीडियम नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी मीडियम, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। जहां पे हवा भी नहीं होती है, ऐसी जगह को कहा जाता है वैक्यूम, यानी बिल्कुल खाली। और ऐसी जगह कौन सी है? स्पेस। स्पेस में सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम नहीं होता है, इसीलिए अगर आप स्पेस में चिल्लाएंगे तो किसी को आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये होता है आपका साउंड। और ये साउंड वेव का एक स्ट्रक्चर है कि इस तरह से दिखती है आपकी साउंड वेव, ठीक है। इसमें ये आपके एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये ट्रेवल कर रही है एयर में। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है। टाइम है ये। और जैसे ही ये वेव यहां से ऊपर जाती है इसको क्रॉस करते हुए और ऊपर तक पहुंचती है, तो इस बीच वाले एक्सिस से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड बताता है कि आवाज कितनी ज्यादा ऊंची है, कितनी लाउड है, ठीक है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, अगर ये वेव ऐसे और ऊपर तक जा रही होती तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होता, यानी कि आवाज और ज्यादा लाउड होती। और अगर ये वेव छोटी बनती, यानी कि ऐसे छोटी छोटी, तो आवाज धीमी होती यानी कि लाउडनेस कम होती, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है लाउडनेस,
कोई आवाज कितनी तेज, ऊंची है, लाउड है, ठीक है, ऊंची यानी लाउड। और ये एक्सिस आपको दिखाती है टाइम। ये है आपकी वेव लेंथ, यानी कि एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है उसको वेव लेंथ बोला जाएगा, ठीक है। ये वेव यहां से यहां तक की, इस डिस्टेंस को नाप लेंगे तो ये हो जाएगी वेव लेंथ। फिजिक्स वाले जो बच्चे हैं, जो फिजिक्स पढ़कर आए हैं, उनको तो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर दैम। बट जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि उनको भी आसान से आसान भाषा में ये चीजें समझ में आए, ताकि वो आराम से अपने सारे सवाल सॉल्व कर पाए यूजीसी नेट के, ठीक है। तो यहाँ आपको यही जानने की जरूरत है, साउंड क्या है। ये एक वाइब्रेशन है जो कि प्रोपेगेट करता है, कैसे चलता है, एक ऑडिबल वेव ऑफ प्रेशर की तरह, ठीक है। ये आपको सुनाई देता है, ये ऐसा प्रेशर जो आपको सुनाई देता है, ठीक है। इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। सॉलिड, लिक्विड या गैस बिना किसी मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, इसको मीडियम चाहिए। ये एक फॉर्म होती है साउंड वेव की, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कि कैसी कैसी वेव बनती है, तो साउंड कैसा कैसा आता है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए साउंड के लिए आप इतना समझ लेंगे, इतना काफी है। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट चीजें मिलती हैं, कुछ फालतू नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप अगर बिल्कुल बहुत सारा मैटर नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ काम की चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो दिस चैनल इज फॉर यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स में ही आई ट्राई टू एक्सप्लेन बिगर कंसेप्ट, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि वो भी इस पढ़ाई का फायदा उठा पाए। चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा, अगर नहीं है तो मैं बता के समझा दूंगी। डायग्राम हो सकता है थोड़ा ब्लर नजर आ रहा हो आपको। तो अब देखते हैं वही लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी, कि साउंड की लाउडनेस कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। यानी कि अभी हम जो एम्पलीट्यूड पढ़कर आए हैं वही चीज है यहाँ पे। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड इन टर्न बाय द एम्पलीट्यूड, ठीक है, और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन साउंड वेव्स। यानी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी किसी साउंड वेव में, उतना ज्यादा ऊंचा वो कर्व बनाएगी। जितना ऊंचा कर्व, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड, ठीक है। और उतना ज्यादा उस साउंड की लाउडनेस या इंटेंसिटी, उतना तेज आपको आवाज सुनाई देगी। अभी आप ताली बजाओगे, ठीक है, छोटी सी आपने ताली बजाई, तो यहाँ पे कम एनर्जी लग रही है ना, तो साउंड भी कम आ रहा है। बट अगर आपने जोर से मारा, है ना, तो इसमें आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगी, है ना। ज्यादा एनर्जी लगने की वजह से क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड जो है, वो कर्व जो साउंड वेव का होता है वो बढ़ गया, है ना, वो बड़ा बन गया कर्व, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ा और आवाज तेज सुनाई दी, ठीक है। तो यही होता है आपका लाउडनेस या इंटेंसिटी बताने वाला एम्पलीट्यूड। Amplitude determines the loudness of a wave. The greater the amplitude, the greater the loudness. जितना ज्यादा amplitude उतना ज्यादा loudness. The unit of amplitude is decibel, है ना। D इसमें छोटा होता है, स्मॉल d, और B कैपिटल होता है। डेसिबल होता है इसका यूनिट, है ना। कितने डेसिबल का साउंड है, 100 डेसिबल का, 40 डेसिबल का, ठीक है। ये जो है ये बताता है आपके साउंड के इंटेंसिटी को। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो बीच बीच में जब धोनी खेलने आता है या फिर कुछ भी होता है, जब शोर ज्यादा होता है, तो आप देखते होगे स्क्रीन पे साइड में छोटा सा एक मीटर लिखा होता है, जहां पे लिख के आता है शोर मीटर, है ना। वो शोर मीटर क्या है, वो यही तो बताता है कि कितना एम्पलीट्यूड है उस साउंड का। वहां पे लिखा आता है 140 dB या 236 dB, ऐसे करके लिखा आता है ना। तो वो एम्पलीट्यूड ही बता रहा होता है। वो जो शोर मीटर है, वो शोर मीटर एम्पलीट्यूड दिखा रहा होता है कि कितने एम्पलीट्यूड की आवाज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा डेसिबल, उतना ज्यादा इंटेंसिटी से आपकी साउंड वेव की इंटेंसिटी होगी, और साउंड ज्यादा लाउड होगा। इन लॉगरिथम स्केल, ये चीज आप छोड़ो, लॉगरिथम स्केल, लॉग स्केल, इसमें बस आप इतना समझ लो कि ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल साउंड है, जितना वो सुन सकता है बिना अपने कान को डैमेज किए, वो रहता है आपका 0 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल तक, ठीक है। 120 या 140 तक। इससे ऊपर अगर साउंड गया तो वो आपकी ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है।
या फिर हो सकता है आपके कानों में बहुत तेज दर्द हो या कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो बिना डैमेज के जो आपका रेंज है वो है 0 डेसिबल से लेके 120 या 140 डेसिबल तक का। इसके ऊपर कान में डैमेज होएगा। हम्म। अब यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं कि जो साउंड वेव्स बनी हुई है कौन सी वेव में कैसे साउंड आएगा। अब देखो, ये जो लाइन है बीच में, ये जो एक्सेस आप देखते हो, ये टाइम दिखाती है ना। अगर यहाँ पे आप देखो, इस लाइन से लेके इस इसको, जो वेव का जो टॉप पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, इस पार्ट को कहा जाता है क्रेस्ट। ये ऊपर वाले जितने भी ऊपर जो पीक बन रहा है, ये आपका क्रेस्ट कहलाता है। और नीचे वाले जो लेवल को हम कहते हैं ट्रॉफ। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉफ। तो टाइम एक्सिस से लेकर के जो क्रेस्ट यानी इसका जो टॉप है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। अगर आप इन दोनों वेव्स में देखेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है, और इसके कंपैरिजन में इस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब कि ये वाला जो आवाज होगी ये लाउड होगी, और इसका एम्पलीट्यूड कम है तो ये आवाज जो है आपकी क्वाइटर होगी, है ना। एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, वहां पे शांति रहती है, आप पेपर दे रहे हो, बहुत शांति होती है। वहां पे एम्पलीट्यूड साउंड का बहुत कम होता है। अब आप ट्रैफिक में चले जाओ, वहां पे पी पी आवाज आती रहेगी, वहां पे साउंड की इंटेंसिटी यानी लाउडनेस या एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पे लाउड आवाज होती है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया है एसपीएल का मतलब है साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है, एसपीएल 0 dB एसपीएल लिखा है ना, एसपीएल फुल फॉर्म है यहाँ पे साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है, ये तो हो गई आपकी क्वाइटर और लाउडर वेव्स। हम्म। अब यहाँ पे देखें, ये आगे आएगा थोड़ा सा कंसेप्ट, फिर भी मैं समझा देती हूँ। पिच भी एक चीज होती है ना, फ्रीक्वेंसी। इसको बाद में ही समझेंगे, ठीक है। अभी पहले हम समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी हो सके। साउंड देखो दो दो चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया लाउडनेस या इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड, और दूसरा आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। इससे पहले एक बारी डेसिबल स्केल हम देख लेते हैं। 0 dB, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है इंसान के सुनने की क्षमता। फिर 10 dB, जब सांस ले रहा होता है कोई, बिल्कुल शांति है, सिर्फ सांस ले रहे हैं, तो सांस की जो आवाज है वो 10 डेसिबल है। पत्तियां बिखरी हुई हैं, ठीक है, वो हवा की वजह से ऐसे मूव हुई, रसल की, तो ये 20 dB। ऐसे ही करके जब आप फुसफुसाते हैं, विस्पर जब बात कर रहे होते हैं, ये 30 dB। रेफ्रिजरेटर की आवाज 40 dB पे होती है। बारिश की आवाज जो है वो 50 dB। चैट जब ऐसे बात कर रहे हो, है ना, वो 60 dB। कार की आवाज है, या फिर आपका वैक्यूम क्लीनर चल रहा है उसकी वॉइस है 70 dB। ट्रक की आवाज होती है 80 dB की आवाज करता है। हेयर ड्रायर और ज्यादा, 90 dB की आवाज। हेलीकॉप्टर 100 dB। ठीक है, ऐसे करके ऊपर चलती जाएंगी आपकी आवाजें। और सबसे ज्यादा आवाज क्या करता है, या तो आप कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई फाइटर प्लेन आपका उड़ रहा है, ठीक है, ये जेट इंजन, ये चीजें बहुत ज्यादा आवाज करती हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज्यादा डेसिबल वाले साउंड होते हैं। इसको आप डायग्राम को थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी काम आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। साउंड दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक आपका एम्पलीट्यूड हमने भी पढ़ा है, अब आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि आप कितना फ्रीक्वेंटली योगा करते हो या एक्सरसाइज करते हो। एक वीक में अगर कोई पूछा जाए कि आप कितना फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज करते हो, तो कई कोई कहेगा 3 times a week, या 4 times a week, या फिर 7 days a week। ठीक है, तो ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी कोई चीज कितनी बार हो रही है ना, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, गिवन टाइम फ्रेम में कितनी वेव्स बनी, कितनी साउंड वेव्स बनी, इसको भी देखते हैं, थोड़ा और आराम से समझते हैं। फ्रीक्वेंसी समटाइम्स रेफर्ड टू एज पिच, है ना, फ्रीक्वेंसी को पिच भी कहा जा सकता है। जैसे कि एम्पलीट्यूड को हमने लाउडनेस या इंटेंसिटी कहा था,
वैसे ही फ्रीक्वेंसी को पिच भी कहा जा सकता है। इट इज द नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट साउंड प्रेशर वेव रिपीट्स इटसेल्फ। यानी कि एक सेकंड में साउंड वेव ने, उस एक वेव जो बन रही थी उस वेव ने कितनी साइकिल्स कंप्लीट की है, यानी कि कितनी वेव्स बनी है एक सेकंड में, वो बताता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं। देखो, मान लीजिए कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ सारी बराबर है ना, इस एक्सिस की, ये टाइम दिखाता है, ये एक्सिस टाइम का एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा 1 सेकंड को दिखा रहा है, ये एक्सिस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी कि 1 को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार साइकिल बन रही है। एक साइकिल कौन सी होती है, जब उसने एक ये ऊपर बनाया और एक नीचे बनाया। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब ये दोनों बन जाती है, एक ऊपर एक नीचे कर्व बनता है, इसको एक साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, एक साइकिल कब हुई, ये हाफ साइकिल और ये एक फुल साइकिल। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गई यहां से यहां तक। यहाँ पे दूसरी साइकिल स्टार्ट हुई, ये आधा और ये एक पूरा, यहाँ 2 साइकिल पूरी हो गई। ये 2.5 साइकिल, ये पूरी 3 साइकिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम उतना ही है। ठीक है, सारे दोनों केसेस में टाइम बराबर है, बट यहाँ पे इतने टाइम में आधा वेव बना। ठीक है, आधा साउंड वेव बना, और आधे से थोड़ा सा ज्यादा। और यहाँ पे उतने ही टाइम में, यानी कि एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे हो गए साउंड के, कितने, कितनी वेव बनी, 1 साइकिल, 2 साइकिल और ये 3 साइकिल। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जब फ्रीक्वेंसी कम है मतलब पिच लोअर है ना, लोअर पिच। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब हायर पिच। यानी कि यहाँ पे साउंड वेव ने एक सेकंड में अपने आप को कितनी बार रिपीट किया, राइट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 है और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा समझ सकते हो। बस अभी डायग्राम को देख के, यहाँ पे 3 साइकिल पूरा कर रहा है और यहाँ पूरा एक साइकिल भी नहीं बन रहा है, तो इसकी पिच ज्यादा है। ठीक है, तो द लोअर द फ्रीक्वेंसी द फ्यूअर द ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, अगर बेसिक लैंग्वेज में समझाएं तो जितने टाइम में पूरा एक साइकिल पूरा हो रहा है, ठीक है, वो ऑसिलेशन होता है। या पेंडुलम के एग्जांपल से समझे, तो पेंडुलम ऐसे लटका होता है, ठीक है, राइट। और वो अपने इस पोजीशन से लेफ्ट और राइट जाने में कितना टाइम लेता है, उसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये तो हम फिजिक्स में घुस जाएंगे। अभी इतना ही समझते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में उस साउंड वेव ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है। जितनी ज्यादा, अगर ज्यादा बार रिपीट किया तो उसकी पिच ज्यादा होगी, अगर कम रिपीट किया तो उसकी पिच लोअर होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी। अ ड्रम बीट हैज अ मच लोअर फ्रीक्वेंसी देन अ whistle एंड अ बुल फ्रॉग कॉल हैज अ लोअर फ्रीक्वेंसी देन अ क्रिकेट। है ना, अगर आप ड्रम बजाओगे, ड्रम की जो बीट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सीटी की फ्रीक्वेंसी से कम होगी, क्योंकि जब आप सीटी बजाते हो तो जो साउंड वेव है वो छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा साइकिल्स बना लेती है। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ड्रम बीट की फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स। एच कैपिटल, जेड स्मॉल। जैसे एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी क्या थी, डीबी डेसिबल, वैसे ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, एच जेड। तो जो नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग की, इंसान जो आवाजें सुन सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, हर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को ह्यूमन ईयर सुन सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इससे नीचे या फिर इससे ऊपर फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं। तो जो ह्यूमन सुन सकता है वो 20 से 20 हजार के बीच में होती है, इतनी ही फ्रीक्वेंसी आदमी सुन सकता है। बट जो दूसरे एनिमल्स हैं या दूसरे क्रिएचर्स हैं, उनकी भी सबकी अपनी बात करने की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और हो सकता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज के बाहर हो सकता है कि वो, मान लीजिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उनकी जो बात करने की जो फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है वो 5 हर्ट्ज हो। तो इंसान उसको नहीं सुन पाएगा, बट दे आर स्टिल टॉकिंग, है ना। और इसीलिए हो सकता है कि देर आर सम एनर्जीज जिनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। It means there are some things which are not audible for humans. It does not mean that they do not exist. There are many things which operate on different frequencies, but human capacity के बाहर है वो, तो humans are not capable of experiencing that। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी जो है, जो ऑडिबल रेंज है, वो 20 से 20 हजार हर्ट्ज की होती है। और ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी। अब एक बार पिच देख लेते हैं हम। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब हायर पिच साउंड। अब यहाँ पे देखो, टाइम समय बराबर है, ठीक है, सारा टाइम बराबर है। ये सेम डायग्राम है, बस थोड़ा और ज्यादा क्लियर है, थोड़ी और ज्यादा डेफिनेशन के साथ है। ये प्रेशर दिखाता है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका टाइम दिखाता है सेकेंड्स में। यहाँ आपकी साउंड वेव चल रही है, यहाँ से यहाँ तक एक साउंड वेव पूरी हुई, एक साइकिल पूरा हुआ, यहाँ से यहाँ तक दूसरा वेव, यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, 3 हर्ट्ज। ठीक है, मान लो यहाँ तक 1 सेकंड था, ये 3 बार इसने साइकिल बनाई, यहाँ पे इसका 3 हर्ट्ज हो गया। और उतने ही टाइम में ये कितनी फ्रीक्वेंसी बना रहा है, ये एक ही साइकिल पूरा कर पा रहा है, ये आधा साइकिल और ये पूरा साइकिल, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी हुई, इसकी हायर फ्रीक्वेंसी हुई, तो ये लोअर पिच साउंड हुआ, है ना, और ये हायर पिच साउंड हुआ। ये एम्पलीट्यूड वाली चीज है, लाउडनेस। यहाँ पे क्या है कि ऊंची ऊंची साइकिल्स बन रही हैं, है ना, ऊपर जा रही है तो ज्यादा ऊपर तक जा रही है, नीचे जा रही है तो ज्यादा नीचे तक आ रही है। एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब लाउडर साउंड है ना, ऊंची आवाज सुनाई देगी। लोअर एम्पलीट्यूड मतलब क्वाइटर, हौले हौले बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड छोटा है मतलब क्वाइटर साउंड। आई होप कि आपको ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। लेट मी नो अगर आपको समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में आया तो यस लिख दीजिए कमेंट्स में, मेरे को समझ आ जाएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, हो गया लाउडनेस। अब एक बार देखते हैं कि नॉइस पॉल्यूशन का एक रेगुलेशन और कंट्रोल रूल जो हमारे इंडिया में 2000 में बना था, उसमें क्या है। एज पर द नॉइस रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2017, the state government may be subject to such terms and conditions are necessary to reduce noise pollution, permit the use of loudspeakers or public address system, etc. देखो, नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स बने। ठीक है, अब उसको स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से भी रूल्स थोड़े अलग हो सकते हैं, बट कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। इसके हिसाब से ये जो टेबल आप देख रहे हो, इस टेबल के हिसाब से आवाजें ऊंची रखनी नीचे करनी है, उसको फॉलो किया जाता है। ये तो एम्बिएंट नॉइस स्टैंडर्ड्स क्या है जो गिवन है। एरिया कोड ABCD दिया हुआ है। ठीक है, डी है एकदम साइलेंस जोन। साइलेंस जोन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ पे शांति रखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे डे में 50 dB तक का आवाज चल सकता है, और रात में 40 dB। ठीक है, शांति रहनी चाहिए। जो साइलेंस जोन होते हैं, जैसे स्कूल्स या फिर कॉलेज, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। रेजिडेंशियल एरियाज जैसे कि कॉलोनीज हो गई, है ना, रहने वाली जगह जहाँ पे लोग रहा करते हैं, कॉलोनीज या फिर बिल्डिंग्स, यहाँ पे दिन में 55 dB तक का आवाज चल जाएगा, और रात में 45 dB तक की आवाज चलेगी। कमर्शियल एरियाज है जहाँ पे शॉप्स वगैरह हो गई, ठीक है, या मार्केट्स, यहाँ पे दिन में 65 और रात में 55 dB तक का साउंड
परमिटेड है। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे कि बहुत ज्यादा मशीन्स चलती हैं, है ना, इस तरीके का काम होता है, फैक्ट्रीज वगैरह, यहाँ दिन में 75 dB और रात में 70 dB का आवाज अलाउड है। ये टेबल आपको याद कर लेनी है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपोजर टू नॉइस पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। यानी कि नॉइस पॉल्यूशन से अगर आप एक्सपोज तो हो सकता है कि आपकी फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक जो आपकी हेल्थ है वो बहुत खराब हो जाए, है। ठीक बात है, हो सकता है बहुत ज्यादा कोई इंसान आवाज सुनेगा, शोर सुनेगा तो उसका कान तो खराब ही हो जाएगा, ठीक है। उसकी सुनने की क्षमता अफेक्ट हो सकता है फिर उसको धीमी आवाज में सुनाई ना दे, अगर वो बहुत लंबे टाइम से अगर ऊंची आवाज से सुन रहा है ना, तो उसको हो सकता है कि धीरे कोई चीज समझ में ही ना आए, सुनाई ना दे, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ खराब कर सकता है। और सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, एक्सपोजर टू नॉइस पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। साइकोलॉजिकल, दिमाग भी खराब हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। साइकोलॉजिकल हेल्थ भी आपकी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवरेज नॉइस लेवल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज हैं, अब देखो हमने पढ़ा था ना, नीचे से ऊपर की तरफ 0 dB से हम 140 dB तक गए थे। 0 dB जहाँ पे कुछ साउंड नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। और 140 पे आपका स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हो रहा था, तो उसकी जितनी आवाज होती है वैसे ही आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। अब देखो, सिटी स्ट्रीट कॉर्नर पे अब इसमें देखो सबसे धीरे कौन सी आवाज होगी और सबसे तेज कौन सी होगी, इतना आपने सॉल्व कर लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे धीरे क्या है, कन्वर्सेशनल स्पीच, आप बात कर रहे हो, ठीक है। ये सबसे पहले आना चाहिए, तो पहले कौन से में है, थर्ड फोर्थ में बी पहले आ रहा है। और कौन सा है, एयरक्राफ्ट नॉइस ड्यूरिंग टेक ऑफ। कोई एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करते उड़ते टाइम जो आवाज उसकी आती है वो सबसे ज्यादा तेज आवाज होती है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सबसे पहले बी आना चाहिए और सबसे लास्ट में डी आना चाहिए, तो इसके हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले कन्वर्सेशनल स्पीच, फिर ई टिपिकल ऑफिस, ऑफिस में गुन गुन ऐसी हल्की हल्की साउंड होती है ना, ये ई। और ए क्या हो गया, सिटी स्ट्रीट कॉर्नर, यानी कि किसी शहर में ऐसे ही सड़कों पे स्ट्रीट में जो आवाजें होती हैं। सी हाईवे पे जो आवाज होती है। और डी क्या है, एयरक्राफ्ट वाला नॉइस। तो थर्ड ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स इन इंडिया, नॉइस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के टाइम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यानी कि रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक जो डीबी है, जो एम्पलीट्यूड है, वो कितना होना चाहिए। अभी पढ़ कर रहे थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो किस में आ जाएगा, साइलेंस जोन में आ जाएगा, राइट। साइलेंस जोन में कितना था, 35-40 अराउंड ही था ना, तो यानी कि मेरे ख्याल से 40 इसका आंसर होना चाहिए। एक बार टेबल देख लेते हैं, 40 होना चाहिए वैसे आंसर। ये देखो, ये टेबल में गिवन है, साइलेंस जोन में दिन में 50 dB और रात में 40 dB तक का साउंड चलेगा, ठीक है। तो 40 dB इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ इज गवर्न्ड बाय। नॉइज पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे, देखो, जो नॉइज पोल्यूशन है वो कैसे ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। इंटेंसिटी ऑफ नॉइस है ना, या कितनी इंटेंस है आवाज, यानी कितनी ज्यादा ऊंची आवाज है। ड्यूरेशन ऑफ नॉइज, यानी कितने टाइम तक आपको वो शोर सुनना पड़ रहा है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, नहीं, ये अलग चीज है, ये नहीं आएगी यहाँ पे। तो ए बी तो ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर की जितनी सेंसिटिव होगी, ये भी सही बात है, टी भी ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ नॉइज, कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ए बी डी ई, ए बी डी ई कहाँ पे है, ए बी डी ई आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सपोजर टू एक्सेसिव नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉइस पॉल्यूशन में आप रह रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, आप बहरे हो जाए, कान की सुनने की क्षमता ही खराब।
मतलब खत्म हो जाए, तो ए ठीक है। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है? इंसोम्निया इज अ प्रॉब्लम जो कि होती है जब आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती है। हम्म? नींद ना आना इंसोम्निया कहलाता है। तो ए बी दोनों ही ठीक है। राइज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी ऊंची आवाज सुन के कई लोगों का हो जाता है, ठीक है। ए बी सी तीनों ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं, ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड होता तो यहाँ रेस्पिरेटरी डिजीज आती, ठीक है। ये नॉइज पॉल्यूशन से रिलेटेड है। रिड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी, मान लो आपको सोना है, रात का टाइम हो रहा है और आपके बगल में घर में किसी की शादी है और बुरी तरह से उन्होंने डीजे बजाया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी नींद खराब हो रही है, आप सो नहीं पाए, सुबह ऑफिस जाओगे आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो ई ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी ए बी डी ई। कहाँ पे? ए बी डी ई, ए बी सी एंड ई, सॉरी डी नहीं है, ए बी सी एंड ई। ये हो गया फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए। और दिस इज द कंटेंट दैट यू नीड टू स्टडी, फालतू रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारा काम की चीजें मिलती हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं कोशिश करती हूँ कि रोजाना एक नई वीडियो पोस्ट करूँ। आई ट्राई टू पोस्ट न्यू वीडियो एवरी डे। तो आप चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आप उसको देख सकें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।